नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा पाराशर और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। भारत के सबसे मशहूर उद्योगपतियों में शामिल रतन टाटा के निधन के बाद जब उनकी वसीयत सार्वजनिक हुई तो उसमें एक नाम ने सबका ध्यान खींचा, मोहिनी मोहन दत्ता। दत्ता टाटा परिवार से संबंधित नहीं है, लेकिन उन्हें वसीयत में जो संपत्ति सौंपी गई है उसकी कुल कीमत लगभग 500 करोड़ से भी ज्यादा है। रतन टाटा को इस दुनिया से गए 8 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनकी वसीयत को लागू नहीं किया जा सका है। लेकिन अब मोहिनी मोहन दत्ता ने उनकी वसीयत पर सहमति जता दी है। वसीयत के आधार पर उन्हें टाटा की संपत्ति में से करीब 588 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मिलेगी। आइए जानते हैं कि मोहिनी मोहन दत्ता कौन है और रतन टाटा से कोई पारिवारिक संबंध न होने के बावजूद भी उन्हें टाटा की संपत्ति में सबसे बड़ा हिस्सा क्यों दिया गया है। मोहिनी मोहन दत्ता एक सफल उद्यमी और कारोबारी हैं जो झारखंड के जमशेदपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनका व्यावसायिक जीवन ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। उन्होंने स्टैलियन ट्रैवल सर्विसेज की स्थापना की थी, जिसे बाद में ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की सहायक कंपनी में मर्ज कर दिया गया। ये रतन टाटा के मार्गदर्शन और विश्वास का ही परिणाम था। मोहिनी मोहन दत्ता की 2 बेटियां हैं, जिनमें से एक ने टाटा ट्रस्ट में करीब 9 वर्षों तक काम किया और इससे पहले ताज होटल्स में भी सेवाएं दी। उनके परिवार के पास स्टैलियन कंपनी में 80% हिस्सेदारी है, जबकि शेष हिस्सेदारी टाटा समूह के पास है। वे टीसी ट्रैवल सर्विसेज के निदेशक भी रहे हैं, जिसकी भागीदारी प्रतिष्ठित थॉमस कुक इंडिया से रही है। मोहिनी मोहन दत्ता और रतन टाटा के बीच का रिश्ता केवल व्यावसायिक नहीं था, ये रिश्ता 6 दशकों से भी अधिक पुराना और बहुत निजी है। दोनों की पहली मुलाकात जमशेदपुर के डीलर्स हॉस्टल में हुई, जब रतन टाटा 25 साल के थे और दत्ता मात्र 13 साल के। इस शुरुआती संपर्क ने एक मजबूत व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध की नींव रखी। बाद में दत्ता मुंबई आ गए और रतन टाटा के कोलाबा स्थित बख्तावर निवास में रहने लगे। दत्ता ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनके जीवन और करियर को आकार देने में रतन टाटा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा था कि जो कुछ मैं बना वह रतन टाटा की वजह से बना। इस घनिष्ठ संबंध के चलते दत्ता खुद को रतन टाटा का दत्तक पुत्र कहते रहे हैं। हालांकि रतन टाटा ने न कभी विवाह किया, न ही किसी को कानूनी रूप से गोद लिया, फिर भी दत्ता को हमेशा टाटा के करीबी और विश्वास पात्र के रूप में देखा गया। मोहिनी मोहन दत्ता ने अपने करियर की शुरुआत ताज होटल्स की ट्रैवल डेस्क से की थी। 1986 में उन्होंने टाटा इंडस्ट्रीज की सहायता से स्टैलियन ट्रैवल सर्विसेज की शुरुआत की। टाटा समूह की विभिन्न कंपनियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपनी यात्रा संबंधी सेवाओं के लिए स्टैलियन का उपयोग करें। ये कदम दत्ता की कंपनी को स्थायित्व और व्यापक नेटवर्क देने में सहायक रहा। 2006 में स्टैलियन को ताज समूह की सहायक कंपनी में मिला दिया गया और दत्ता इंडी ट्रैवल के डायरेक्टर बन गए। ये व्यापार 2015 में टाटा कैपिटल को ट्रांसफर किया गया और 2017 में थॉमस कुक इंडिया द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। दत्ता इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते रहे और 2019 तक थॉमस कुक के निदेशक पद पर रहे। रतन टाटा की वसीयत में कई लोगों के नाम दर्ज है, लेकिन दत्ता अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी को लेकर शुरुआत में आपत्ति जताई थी। उन्होंने वसीयत के एग्जीक्यूटर्स के साथ मतभेद व्यक्त किया था। रतन टाटा के इतने करीबी व्यक्ति का वसीयत पर आपत्ति जताना हैरान करने वाला था। हालांकि वसीयत में एक नो कॉन्टेस्ट क्लॉज शामिल था, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति वसीयत को कानूनी चुनौती देता है तो वह अपने सभी अधिकार खो बैठता है। इस नियम के कारण दत्ता को अंततः वसीयत माननी पड़ी है। 27 मार्च को बॉम्बे हाईकोर्ट में वसीयत को लागू कराने के लिए याचिका दायर की गई थी। अदालत ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की थी। दत्ता ने सहमति देने में समय लिया, लेकिन अब उनकी मंजूरी से वसीयत को लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। गौरतलब है कि भारत में वसीयत के माध्यम से प्राप्त संपत्ति पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता, इसलिए दत्ता को इस विरासत पर किसी तरह का कर नहीं देना होगा। रतन टाटा की संपत्ति और वसीयत की बात करें तो उन्होंने 23 फरवरी 2022 को अपनी आखिरी वसीयत बनाई थी। टाटा ने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी को दान में दिया है। उनकी लगभग 3800 करोड़ रुपए की संपत्ति को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन और रतन टाटा एंडोमेंट ट्रस्ट को दिया जाएगा, जो समाज सेवा के कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा। उनके परिवार, दोस्तों और करीबी सहयोगियों को भी संपत्ति का कुछ हिस्सा मिलेगा। उनकी 2 सौतेली बहनों शिरीन जीजी भॉय और दीना जीजी भॉय, भाई जिमी टाटा और उनके करीबी मित्र महली मिस्त्री को भी संपत्ति का कुछ हिस्सा दिया गया है।
रतन टाटा के घरेलू कर्मचारी और ड्राइवर को भी वसीयत में कुछ राशि दी गई है, जैसे कि राजन शॉ और उनके परिवार को 50 लाख रुपए और सुबैया को 30 लाख रुपए। रतन टाटा ने अपने पालतू जानवर टीटो की देखभाल के लिए एक विशेष व्यवस्था की है और उनकी देखभाल के लिए राजन शॉ को नियुक्त किया है। रतन टाटा के निजी सहायक शांतनु नायडू को उनकी कंपनी गुडफेलो में हिस्सेदारी मिली है और उनका शिक्षा ऋण माफ किया गया है। रतन टाटा ने वसीयत के अंतिम पैरा में लिखा है कि अंतिम वसीयत को जो भी कोई किसी भी तरह की चुनौती देगा, उसे मेरी वसीयत के तहत सभी अधिकार या लाभ छोड़ देने होंगे और उसे कोई विरासत नहीं मिलेगी। रतन टाटा का नाम लेते ही जहन में एक सादा सा इंसान आता है जो सूट बूट में भले ही दिखता हो, लेकिन दिल से बेहद जमीन से जुड़ा हुआ है। वो किसी लग्जरी या दौलत के पीछे नहीं भागा, बल्कि उसका सपना था कि भारत को दुनिया के नक्शे पर एक सम्मानित जगह दिलाई जाए। रतन टाटा ने जो किया वो सिर्फ एक कारोबारी की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे देशभक्त की तरह किया। टाटा ग्रुप, जिसे वो चलाते रहे, आज भारत का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। 2024 के मुताबिक इसकी कुल संपत्ति करीब 33.7 लाख करोड़ रुपए है। सोचिए ये कितना बड़ा साम्राज्य है। लेकिन रतन टाटा की सोच सिर्फ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करना नहीं था। उनका असली सपना था कि साम्राज्य से देश और समाज को भी कुछ मिले। इसी सोच का नतीजा था कि साल 2021 तक टाटा ग्रुप ने करीब 102.4 अरब डॉलर दान कर दिए थे। ये इतनी बड़ी रकम है कि आज दुनिया के 2766 अरबपतियों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। अब रतन टाटा के करियर और उनकी सफलताओं पर एक नजर डालते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वो पारसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। रतन टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। रतन टाटा का बचपन आसान नहीं था। उनके माता पिता के बीच जब तलाक हुआ तो वो काफी छोटे थे। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। स्कूल उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से किया। पढ़ाई के लिए बाद में वो अमेरिका गए, जहां उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और फिर हार्वर्ड से मैनेजमेंट का कोर्स किया। करियर की शुरुआत रतन टाटा ने 1962 में की, जब उन्होंने टाटा स्टील की जमशेदपुर यूनिट में मजदूरों के साथ काम करना शुरू किया। एक बड़े बिजनेस फैमिली से होने के बावजूद उन्होंने नीचे से शुरुआत की। यही उनकी खासियत थी। कोई काम छोटा नहीं समझा। उनकी मेहनत और समझदारी देखकर उन्हें 1971 में नेल्को नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जिम्मेदारी दी गई। कंपनी घाटे में थी, लेकिन रतन टाटा ने उसे संभालने की कोशिश की। पूरी तरह से तो मुनाफे में नहीं ला पाए, लेकिन हालात जरूर सुधरे। फिर 1991 में जब JRD टाटा ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपनी जगह चुना। ये भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत का दौर था, जब देश एक नई दिशा में बढ़ रहा था। ऐसे वक्त में रतन टाटा ने पूरे ग्रुप को एक नई सोच, नई ऊर्जा और नई दिशा दी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ने कई बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए। 1998 में टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च की। इसके बाद 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी उन्हीं के विजन का नतीजा थी। लेकिन सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्होंने दुनिया में भी टाटा का नाम रोशन किया। उन्होंने ब्रिटेन की चाय कंपनी टेटली, स्टील कंपनी कोरस और ऑटो कंपनी जगुआर लैंड रोवर जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को खरीदा। इन सौदों ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा का निजी जीवन भी उनकी सोच की तरह ही सादा है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और एक शांत, विनम्र और बेहद साधारण जिंदगी जीते हैं। उनकी असली खुशी लोगों की मदद करने में है। टाटा ट्रस्ट के जरिए वो शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में लगातार योगदान दे रहे हैं। उनके लिए दौलत का मतलब दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाना है। रतन टाटा की इसी सोच और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मान दिए। इसके अलावा बिजनेस और समाज सेवा के लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिले हैं। रतन टाटा का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।